कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश लखोटिया है और मैंने नवंबर 2022 में सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए थे विथ ऑल इंडिया रैंक 20। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और फाउंडेशन जो है वो शिवकाशी से की थी, जो कि तमिलनाडु में, और उसके बाद इंटरमीडिएट और फाइनल मैंने जयपुर से किया है और पिछले 4 साल में मैं यहाँ पे जयपुर में ही रह रहा हूँ। और रही बात मेरे प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी की, तो सीए फाइनल जो है उसको अपन एक प्रकार से टेस्ट मैच मान सकते हैं, जहाँ पे मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स, मतलब कि जो आपका आर्टिकलशिप पीरियड होता है और उसके साथ जो आपका एग्जाम लीज होता है, उसमें आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो रही बात क्लासेस की, तो मैंने फर्स्ट ग्रुप जो है वो वीएसआई से लिया था और पेपर 5 जो है एंड पेपर 7 सेकेंड ग्रुप में, इन दोनों की मैंने क्लासेस ली थी। पेपर 6 जो कि अपना इलेक्टिव का होता है और पेपर 8 आईडीटी, इन दोनों को मैंने क्लासेस नहीं ली थी और सेल्फ स्टडी की थी। तो अभी अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जो आर्टिकलशिप के पीरियड के टाइम मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो नवंबर 2019 में मैंने सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में अपेयर किया था और उसके बाद में जनवरी में हमारा रिजल्ट आया, जैन या फिर फेब में। और उसके बाद में ऑफ कोर्स हम जो भी इंटरमीडिएट के एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्होंने क्लियर करने के बाद उनका फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि हम कौन सी आर्टिकलशिप फर्म में जाएं। तो जैसा भी आपका प्रेफरेंस होता है इंडिविजुअली, आपको उस हिसाब से अपना जो भी फर्म है वो सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो अराउंड फेब मेरा सिलेक्शन हो गया था कलानी एंड कंपनी में। और उसके बाद में रही बात एकेडमिक साइड की, तो अराउंड जुलाई अगस्त को मैंने अपना मतलब सीए फाइनल की स्टडीज़ चालू कर दी थी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो सारे सब्जेक्ट्स का आपको मैक्सिमम टाइम जो है मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 3 मंथ्स, मतलब मैक्स टू मैक्स आपको केवल 3 महीने लेना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आउट स्टेशन ऑडिट जाते हो या फिर ऑफिस में भी, जैसे आप ऐसा हो सकता है कि जो टैक्स ऑडिट का सीज़न हो गया या फिर कोई भी स्टेट जो भी ऑडिट का सीज़न हो गया, उस समय ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम ऑफिस में रुकना पड़े, तो इसके कारण डिले हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर इस डिले को देख के अपन को घबराना नहीं है। जैसा जैसा अपना सिलेबस हो रहा है, कंसिस्टेंटली अपन को यही कोशिश करना है कि रोज़ अपन थोड़ा बहुत पढ़ पाएँ। अगर जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑफिस में काम ज़्यादा हो, तो इसके कारण कंटिन्यूसली जैसे हफ्ते भर या फिर महीना भर भी हो सकता है कि अपन पढ़ाई पे सही से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच के टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसे जैसे अपन को जितना टाइम मिल रहा है, अपन को सिलेबस कंप्लीट करते रहना चाहिए और रेगुलरली असेस कर लेना चाहिए कि हाँ, इतने टाइम में मेरा इतना सिलेबस हो रखा है और आगे आने वाले टाइम में मुझे कितना सिलेबस और करना बाकी है। उसमें अपन को ये डिटरमाइन करना चाहिए कि मुझे किस पेस से अपना आगे वाला सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मार्च 2020 में सबको ही पता है कि कोविड आ गया था, तो इसके कारण लॉकडाउन वगैरह हो गया था। तो इस दौरान तो वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था अप्रैल मई जून में। और उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा बहुत ओपन अप होने लगा, तो मेरा जो फर्स्ट असाइनमेंट था वो ब्रॉडली इन जयपुर ही था। तो आप ऐसा मान सकते हो कि मैं पहले साल कंप्लीटली जयपुर में था और आउट स्टेशन का मौका ऑफ कोर्स किसी को नहीं मिला होगा क्योंकि ड्यू टू कोविड। तो इस दौरान मेरी क्लासेस भी रेगुलरली होती रही और मतलब मेरा कोर्स भी सही से चलता रहा। फिर आता है अब इस कोविड के कारण क्या हुआ कि जैसे टैक्स आउट की डेट्स थी वो एक्सटेंड हो गई, तो इसके कारण आपको ऑफिस में भी मुझे काफ़ी टाइम तक लेट भी रुकना पड़ा। तो इसी दौरान ऐसा हुआ था कि 1 महीना मेरा पूरा इस ऑफिस के चक्कर में, प्लस मेरे उस समय बीकॉम्स के भी एग्जाम्स थे, तो थोड़ा बहुत मैं बीकॉम से भी ध्यान देने लग गया था। तो अराउंड मेरा 1-1.5 महीना तो ऐसे ही चला गया था। मैं सीए की स्टडीज़ पे तो फोकस नहीं कर पाया था। और उसके बाद में जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर अपनी पढ़ाई पे चालू किया और फिर दूसरा लॉकडाउन हो गया। तो अब इस लॉकडाउन में फिर ऐसा हुआ कि पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट कर पाया था सही से और प्लस काम पर भी वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो दोनों का बैलेंस आउट हो जाता था। अब फिर जैसे दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर अब ऐसा हो गया कि अब क्योंकि सबका सेकंड ईयर का आर्टिकलशिप था और किसी को भी एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी आउट स्टेशन जाने की, तो अब तो ऐसा हो गया था कि हाँ यार, आउट स्टेशन तो भेजना ही पड़ेगा। तो इसी दौरान मैं पहला आउट स्टेशन गया था सेकेंड ईयर में।
अब जब जैसे अपन आउट स्टेशन जाते हैं तो ये भी उस समय भी एक एकेडमिक्स पार्ट पे चैलेंज होता ही है सबका कि यार कैसे कर पाएंगे, और ये मेरे लिए भी एक चैलेंज था ही। और तो इसमें मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं अगेन जैसा मैंने पहले कहा, कभी अगर आपका काम ज़्यादा हो तो आप काम पर भी ध्यान दो, और अगर आपके पास अगर टाइम मिल जाता है तो आप पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो। जैसे अभी काम ज़्यादा हो तो हो सके तो आप पढ़ लिया करो थोड़ा थोड़ा करके, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी बात का कि मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है। वो सब मतलब इन चीज़ों पे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और यही कोशिश करती रहनी चाहिए कि काम पर भी फोकस करें और प्लस पढ़ाई पर भी फोकस करें, क्योंकि काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है चीज़ों को, मतलब जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा होता ही है कि जो भी आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो वो आपके लास्ट में जाके मदद करता ही है। क्योंकि काफ़ी मतलब सिलेबस जो है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे अब जिस चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझ जाते हो तो बाद में जब आप जब रीडिंग कर रहे होते हो तो उस समय आपको काफ़ी ईजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो अब जैसे मैं खुद भी आउट स्टेशन गया था तो मैं भी खुद एक डायलेमा में रहता था कई बार कि पहले हफ्ते तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि यार कोर्स कैसे होगा वगैरह वगैरह। पर जैसे जैसे आप रोज़ ऑफिस जाओगे आउट स्टेशन में भी तो आपका एक रूटीन बन जाता है, फिर आप समझ पाते हो कि हाँ इस समय से इस समय तक तो मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर उसके बाद में मैं पढ़ाई पर ध्यान रख सकता हूँ। तो इससे आपका फिर एक वापस एक फ्लो बैठ जाता है। तो जैसे मुझे छुट्टी मिली तो फर्स्टली मैंने एफआर उठाया था। एफआर को मैंने कुछ 10 डेज़ में कंप्लीट कर लिया था। और ऑफ कोर्स सिलेबस फर्स्ट डिवीजन में जैसा मैंने पहले भी कहा मेरे कई सारे चैप्टर, थोड़े बहुत चैप्टर छूटे ही थे, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप फर्स्ट रीडिंग में सारे एकदम से 100% चैप्टर भी कर पाओ। पर आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे आप फर्स्ट डिवीजन में पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय आप जो भी पढ़ रहे हो आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए, प्लस आप उसको रिटेन भी कर पा रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप जैसे दूसरी रिवीजन में उठा दो तो एकदम से लगे कि स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है या फिर ऐसा वैसा। तो जैसे मुझे छुट्टी मिली थी मैंने एफआर चालू किया था। एफआर के बाद में जैसे 10 दिन कंप्लीट हुए मैंने ऑडिट उठाया था। ऑडिट के बाद में मैंने डीटी किया था, और लास्टली एससीएमपी और आईडीटी ये दोनों एक्चुअली मैंने क्या किया था कि इन दोनों को मैंने 10 डेज अलग अलग देने के बजाय इन दोनों को मैंने कुछ मतलब 6 डेज ही दिए थे, क्योंकि मैंने एकदम लास्ट में एंड तक मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे कितने दिन में, मतलब तीन बार मेरा रिवीजन का प्लान था। तो उस हिसाब से मैंने यही सोचा था कि हाँ कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैं ज़्यादा टाइम फर्स्ट डिवीजन में तो एटलीस्ट नहीं दे पाऊंगा, और आईडीटी जो होता है वो रिलेटिवली ईजी होता है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट डिवीजन में मतलब आप ये मान के चलो कि 4 दिन ही दिए, 4 या 5 दिन ही होंगे, और कॉस्ट को मैंने वही लगभग 5 या 6 दिन दिए होंगे। और उसके बाद में ऐसा करते करते मेरा जुलाई एंड तक मेरा फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा मेरा फुल सिलेबस जो है वो हो नहीं पाया था फर्स्ट डिवीजन में। और फिर सेकेंड डिवीजन जो है उसमें मेरा टारगेट था कि मैं हर एक सब्जेक्ट को 6 दिन ही दूंगा। और इस समय जैसे मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट डिवीजन में मैंने एससीएमपी में 5-6 दिन ही दिए थे और आईडीटी में भी कुछ 4 या 5 दिन दिए थे। तो ऑफकोर्स ही बात है कि मेरा सिलेबस जो है उनमें काफ़ी बच रहा था। तो सेकेंड डिवीजन जब मैंने चालू किया था तो सबसे पहले मतलब जो भी सब्जेक्ट्स थे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 6 दिन से ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं लूँगा। प्लस ये जो एससीएमपी और आईडीटी है इनको मैं हर सब्जेक्ट के साइड बाय साइड भी पढ़े जा रहा था, थोड़ा बहुत मतलब दिन के 2-3 घंटे दे दिए, क्योंकि इनका भी सिलेबस काफ़ी हद तक मेरा बच रहा था। तो ऐसे करते करते जो सेकेंड डिवीजन है मेरा आई थिंक अराउंड सितंबर मिड तक हो गया था मेरा। तो मतलब आप ये मान के चलो कि अगस्त से लेके सितंबर मिड तक मेरा सेकेंड डिवीजन हो गया था, और मैंने हर सब्जेक्ट को मतलब मैक्स टू मैक्स 6 डेज ही दिए थे। तो ऐसा करते करते मेरा जो थर्ड रिवीजन है वो लगभग अक्टूबर 22-25 के बीच में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में मैंने चालू कर लिया था एफआर से, क्योंकि सबसे पहला पेपर अपना एफआर का ही होता है। और इस जो लास्ट के 6 महीने का पीरियड था उसमें मैंने केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल पढ़ाई की थी, मैं मतलब बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर लेता था। जैसे मैं सुबह उठते ही योगा करता था और वॉकिंग करने भी जाता था, और उसके बाद में मैं मतलब नाश्ता पानी करके नहा धो के बैठ जाता था। और मैं एट अ टाइम
2.5 आवर्स ही पढ़ता था। उसके बाद मैं एक ब्रेक ले लेता मैं छोटा सा, आधा 1 घंटे का। उसमें या तो किसी से बात कर लेता था मैं, या कुछ फ़ोन वोन पे देख लेता था, न्यूज़ अपडेट कर लेता था। इसमें जो मेरा स्टडी टाइम होता था इन लास्ट के 6 महीनों में, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जो फर्स्ट का मतलब मई से लेके जून के मिड तक था, उसमें मैं अराउंड 4 to 5 आवर्स दे पाता था। और उसके बाद में जैसे मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने शुरुआत तो 7 घंटे से कुछ की थी, क्योंकि एकदम से आप बैठ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है इतने लंबे समय पढ़ने की। तो शुरुआत तो मैंने कम आवर से की थी, फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाया, जैसे 8 घंटे किया। फिर लास्ट महीने में अराउंड मैं 9 to 10 आवर्स क्लॉक कर पाता था। तो ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ लेता था। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरे दिन बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो रही बात, ये तो पढ़ाई की हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे टाइम मतलब क्या करूं, किताबों में घुसा रहता था, और भी चीज़ें करता था। जैसे मैं सुबह उठते योगा भी करता था, वॉक पर भी जाता था, और फिर एट अ टाइम मैं 2 से 2.5 घंटे पढ़ पाता था, मतलब एक सिटिंग में। उसके बाद में मैं एक ब्रेक ले ही लेता था। वो आधा घंटा भी हो सकता था, 1 घंटा भी हो सकता था। और इन ब्रेक्स के बीच में मैं या तो कुछ न्यूज़ देख लेता था, या फिर घर पे किसी से बात कर लेता था, और या फिर मैं कुछ मूवी वगैरह चालू कर देता था। और दिन में मतलब आप ये मान के चलो कि अगर मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ रहा हूँ, तो या तो 4 या 5 सिटिंग्स में हो ही जाते थे। तो एटलीस्ट मैं 4 या 5 घंटे का ब्रेक भी ले लेता था। तो बीच में मैं कभी कभी ऐसा भी करता था कि मूवीज़ भी देखने लग जाता था। फिर उस मूवीज़ को भी एक ब्रेकअप, मतलब 1 घंटे में थोड़ा देख लिया, फिर दूसरे घंटे में थोड़ा देख लिया। तो फिर ऐसा होता था कि मेरे दिमाग में मोटिवेशन भी रहता था कि हाँ, अभी फटाफट से ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है, ताकि जो मूवी का रिमेनिंग पार्ट है वो भी देखना है। तो ऐसे करके मैं खुद को भी मतलब थोड़ा मतलब मोटिवेटेड रखता था। तो अब जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस समय जब मैं फर्स्ट डिवीज़न मैंने चालू किया था, तो उस समय जो भी कीवर्ड्स होते थे, मैं उनको इन केस ऑफ थियोरी सब्जेक्ट्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनमें मैं क्या करता था कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे उनको मैं ब्रैकेट में मार्क करके लगता था, ताकि जब मैं सेकेंड बार पढ़ूँ तो ऐसा ना हो कि मैं पूरी लाइन रीड करने बैठ गया। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में जितना आपके पास टाइम होता है, उतना आपके पास सेकंड डिवीजन में ऑब्वियसली नहीं होता, और अगेन फिर थर्ड डिवीजन में टाइम और भी कम हो जाता है। तो ये 3 मेरी स्ट्रैटेजी थी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट में, कि जो भी रीड कर रहा हूँ उसको एक बार रीड करके उसको समझ लूँ, और अगर उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उसको मार्क करके रख लेता था। या फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो उसमें मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं पहली बार में आफ्टर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद में अगर मैं पहली बार में उस सम को सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको पहली बार में स्ट्राइक आउट कर देता था कि इस सम को मुझे वापस नहीं करना है। क्योंकि जो चीज़ मैं अगर पहली बार में कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको दूसरी बार में भी कर पा रहा हूँ। तो यही जो प्रोसेस है, जैसे कि थियोरी सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स मार्क करना और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस को क्रॉस आउट करना, इसी को मैंने सेकंड डिवीजन में भी किया। क्योंकि सेकंड डिवीजन में जब आप करोगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन के काफ़ी सारी चीज़ें याद भी रहती है, रिटेन भी हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्सेप्शन जब आप क्लियर होते हो तो आपको याद रह जाता है। तो ऐसा करके मेरा सेकंड डिवीजन में भी सिलेबस जो है, जो मुझे रिवाइज करने का रहा, वो कम हुआ, और फिर थर्ड डिवीजन में भी ऐसा करके कम होता रहा। और जाहिर सी बात है, ये तभी आप जो है फर्स्ट मतलब सेकेंड डिवीजन में 6 दिन में कंप्लीट कर पाते हो, और लास्ट में जाके 4 डेज में थर्ड डिवीजन आपका हो सकता है। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम टाइम में आप सबको पता है कि 1.5 दिन ही मिलता था अपन को। तो उस 1.5 दिन में भी अगर आपको रिवाइज करना है, तो आपको यही स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी कीवर्ड्स होते थे या फिर जो भी प्रैक्टिकल सम में आपको काम भी दिक्कत आ रही है, केवल उस चीज़ को आप देख पाते हो। और रही बात एग्ज़ाम के दिनों की, तो पहला पेपर था एफआर का, और आपके सबके एग्ज़ाम्स होते हैं 2 से 5 के। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्स लिख के आता था, तो मैं थोड़ा 3-4 घंटे रिलैक्स कर लेता था। जैसे अभी 5 बजे तो एग्ज़ाम ख़त्म होता था, फिर घर आते आते कुछ 5:30-6 बज जाते थे। तो फिर खाना वाना खा के मैं एग्ज़ाम के दिन मतलब 7-7:30 तक पढ़ाई करने बैठ जाता था। और उस समय भी मेरा शेड्यूल ये रहता था कि एग्ज़ाम के टाइम भी, या फिर जो भी 6 महीने का टाइम था, कि मैं रात को 11 बजे सोता था, और फिर मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स के टाइम में मैं 11 बजे सोता था और 7 बजे उठता था। ये मेरा कंसिस्टेंट शेड्यूल रहा था सोने का। और रही बात एग्ज़ाम के टाइम में, तो हाँ 11 बजे मैं सो जाता था, पर सुबह शायद वो कभी कभी 5 बजे भी उठ गया, 6 बजे भी उठ गया। और जैसे आप बात करें ऑडिट या फिर डीटी की, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आई थिंक सारे बच्चों की नींदें मतलब ख़राब की होंगी फॉर श्योर, क्योंकि सिलेबस भी इतना बड़ा होता है, और प्लस
वो एक अंदर से एक डर भी रहता है कि यार कुछ याद नहीं है ऐसा करके दिमाग में भी चलता रहता है। तो थियोरी मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी थियोरी और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में, और इसी दौरान मैंने अपने सिलेबस को जो है वो काफ़ी मैं कंसाइज करते गया, छोटा करते गया, ताकि मुझे लास्ट दिन में जाके लास्ट के जो 1.5 डेज मिलते हैं उसमें रिवीजन करने के लिए आसानी हो। और अभी जैसे एफआर की बात कर लें तो एफआर तो मेरा क्योंकि अपना पहला टेस्ट होता है तो उसमें आपके पास टाइम जो है काफ़ी होता है, जैसे 5 to 6 डेज आपको मिल जाते हैं रिवीजन करने के लिए। तो एफआर में तो आप सिलेबस जो है आराम से कंप्लीट कर पाते हो। और रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करना। तो अब मैं बात करूँगा कि जो 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है उसमें आपको पेपर कैसे अटेंड करना है। तो सबसे पहले जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है आपको, उसमें तो सबसे पहली बात आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आपका जब 3 घंटे का टाइम चालू होए तो उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले अटेंड करने का होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मुझे 6th वाला क्वेश्चन पहले आता है तो आप पहले 6th वाला क्वेश्चन ही अटेंड करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे आप किसी क्वेश्चन को सही से कर लेते हो ना, आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये मेरा क्वेश्चन तो एकदम सही चला गया। तो जैसे ही आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही से हो जाते हैं ना, तो आपका 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो चुका होता है, और आपको दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ मेरा एटलीस्ट मतलब काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें सही होंगी। तो मतलब आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाता है बाकी क्वेश्चंस को अटेंड करने का भी। तो फिर जो लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चंस कम आते हैं या फिर ज़्यादा नहीं, मतलब सही से नहीं कर पाऊँगा, तो आपको उनको लास्ट में करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जैसे मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही होता है इलेक्टिव को छोड़ के कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, उसको ही फर्स्ट अटेंड करना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आप उस क्वेश्चन को लास्ट में भी अटेंड कर सकते हो। और मैं भी जनरली यही करता था कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता था उसको मैं लास्ट में अटेंड करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से आ रहा है तो मैं उसको पहले अटेंड कर लेता। जैसे मुझे एसएफए में लगा था तो मैंने अटेंड कर लिया था उसमें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, पर आपका फोकस इसी चीज़ में रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन मुझे पहले आता है उसको मुझे सबसे पहले अटेंड करना है। और रही बात जैसे अपने ये मतलब ऐसे पेपर्स की जिसमें केवल मतलब जिसमें एमसीक्यूज़ नहीं है, जैसे आपके एफआर में एमसीक्यूज़ नहीं है, एसएफएम हो गया, उसके अलावा एससीएमपी हो गया, तो इनमें ना अपन को 5 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं। और आपको माइंड में ये रख के चलना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स, वैसे देखा जाए तो 180 मिनट्स का एग्जाम होता है, तो डिवाइड बाई 5 करने से अपने मतलब पर क्वेश्चन 36 मिनट्स का अपने पास टाइम होता है। तो आप तो यही कोशिश करना कि मुझे हर एक क्वेश्चन को मतलब आप दिमाग में एटलीस्ट ये सेट करके चलना कि मुझे केवल आधे घंटे में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तभी जाके आप कुछ उसको 35 मिनट्स में कंप्लीट कर पाओगे। और ऐसा करते करते आप लास्ट में जाके कंफर्टेबली पूरा पेपर भी अटेंड कर पाओगे। अगर आपने मान लीजिए पहले क्वेश्चन में मतलब किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर आपकी दिक्कत हो जाती है। तो जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पेपर को 100% अटेंड करके आना चाहिए, चाहे पेपर कितना भी लंबा हो। जैसे हमारे टाइम में भी मेरे टाइम में भी एफआर का पेपर, एससीएमपी का और डीटी का पेपर काफ़ी लंबा था और काफ़ी बच्चों का छूटा भी था। और पर मेरा क्योंकि टारगेट यही था कि मुझे 100% कंप्लीट करना है, तो मैं कंप्लीट कर पाया था। हालांकि डीटी में मेरा छूट गया था थोड़ा, पर एफआर और एससीएमपी में मैं कंप्लीट कर पाया था एटलीस्ट, मतलब पूरा ना सही, पर मैंने हर एक जो लास्ट क्वेश्चन था एटलीस्ट मैंने उसको अटेंड भी कर लिया था। ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ के आ जाने चाहिए। आपको जितना आइडिया हो उस क्वेश्चन के बारे में लास्ट में आप उसको लिख के आ जाया करो, क्योंकि 100% पेपर को अटेंड करना वो ज़रूरी होता है। तो लास्टली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने फैमिली को और जो भी मेरे टीचर्स थे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माई सीए फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, जो भी मेरे मेंटर्स थे, जो भी मेरे वेल विशर्स थे, जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया था। और अंत में मेरा बस यही कहना है, जो भी सीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आप ज़रूर सीए बनोगे। पॉजिटिव रहना और पूरा हार्ड वर्क करना आप अपनी साइड से, बाकी चीज़ें अपने आप सही होंगी। थैंक यू।